हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी की क्लास शुरू हो रही है और ये हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की क्लास। तो हमें क्लास 9 और 10 दोनों में वर्ल्ड हिस्ट्री थी, जो कि हमारा अल्टी ग्रेड में नहीं आने वाला है, तो इसलिए उसमें समय बर्बाद नहीं करते। मैंने उसका एक चैप्टर कराया था आपको 10 क्लास का, फिर उसके बाद मैंने उसको 9 क्लास का शायद फिर मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, तो हम क्यों समय बर्बाद करें। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना टीडीटी में आता है, ना ही आपका एल्टी ग्रेड में आता है। तो हम सीधे सीधे अपनी जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वही कंप्लीट करेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री हमें 11th क्लास से मिलती है और 11th क्लास में आपकी हिस्ट्री की जो है वो 3 पार्ट चलते हैं, तो 3 बुक्स चलती हैं, तो तीनों ही बुक्स हम कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ हम पॉलिटिकल साइंस भी 11th क्लास की कर रहे हैं। 10th क्लास तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और 11th क्लास की कर रहे हैं। तो ये दोनों ही अलग अलग समय पर आएगा, या तो फिर मैं पहले पॉलिटी ख़त्म कर लूँ उसके बाद इसको शुरू करूँ। जैसा भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इनको। तो पहला चैप्टर हम भाग 1 का शुरू कर रहे हैं। इसमें आपका विषय 1 है। इसमें हमें आज पढ़ना है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, जो कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है हड़प्पाई मुहर के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्लस स्टडी विद अनु, ठीक है, और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 की अपनी हिस्ट्री की पहले बुक, ठीक। और पहला चैप्टर हड़प्पाई मुहर। तो ये हड़प्पाई मुहर देखो दी हुई है, एक हड़प्पाई मुहर है, ये देखो इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। तो संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। शेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर समान रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम ये अन्वेषण करेंगे यानी कि खोज करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे, ठीक है। अब यहाँ पर शर्तें, स्थान और समय देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये चित्र देख लेते हैं। तो ये मनके, बांट तथा फलक का चित्र है। इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। मनके हैं, यहाँ पर बांट हैं कुछ और कुछ फलक दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे मनके हैं, इनको ये मनके दिए हुए हैं, ये बांट हैं और ये आपके फलक हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। क्या लिखा हुआ है? शर्तें, स्थान और समय। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया जहां सभ्यता की पहचान की गई थी। सभ्यता का कुल समय काल 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है। प्रारंभिक चरण, जिसे 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है। सभ्यता का एक प्रारंभिक चरण है सभ्यता का शहरी चरण, जिसे परिपक्व हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व कहा जाता है, जो कि सबसे समृद्ध चरण है। सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है। 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक के पतन के चरण को उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। तो हमें क्या क्या पता चला भाई? हमें पता चला प्रारंभिक हड़प्पा के बारे में, परिपक्व हड़प्पा के बारे में और उत्तर हड़प्पा के बारे में, ठीक। प्रारंभिक हड़प्पा क्या है? जिसमें प्रारंभिक शहरी चरण है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का, 6000 से 2600 ईसा पूर्व तक का जो प्रारंभिक चरण है, ये सभ्यता का प्रारंभिक चरण है। और परिपक्व हड़प्पा क्या है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व है, जो समृद्ध है। और सभ्यता का जो पतन है वो आपका उत्तर हड़प्पा से होता है, जो 1900 से 1300 तक। यहाँ पर आपको पतन के चरण के बारे में पता चलेगा। तो हमें 3 चीज़ें पता चली, 6000 से 2600 तक
फिर 2600 से 1900 तक, फिर 1900 से 1300 तक। ठीक है, 6000 से 2600 को हम प्रारंभिक हड़प्पा कहते हैं और 2600 से 1900 को हम परिपक्व हड़प्पा कहते हैं और 1900 से 1300 तक हम उत्तर हड़प्पा कहते हैं। तो मोटा माटा 6000 से 1300 ईसा पूर्व तक के कुल समय को हम हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, एक सेकेंड, विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, ईंटें, पक्की और कच्ची और अन्य वस्तुएं जैसे मुहरे, बाट, मोती, तांबे और कांस्य की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की टेराकोटा वस्तुएं हड़प्पा क्षेत्र के अलावा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों से पाई जाती हैं। इसके अलावा जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात और महाराष्ट्र में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय इतिहास के ये अरब, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा पुरास्थल दिए हुए हैं। तो देखो कौन कौन से हैं। मांडा दिया हुआ है, झेलम नदी के पास चेनाब है, रावी, हड़प्पा, सतलज, सिंध, गवेरीवाला, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, मिथातल, गंगा, यमुना, चंबल, सिंध, कोटडीजी, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर, आमरी, बालाकोट, धौलावीरा, साबरमती और माही के पास आपको लोथल, रंगपुर, नागेश्वर, ये सारे मिलेंगे। ठीक है, चंबल। तो अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, जो कि हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है, ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है और इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। आजकल एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसा पूर्व और सीई के लिए ईसवी तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे आरंभ। तो सबसे पहले हम हड़प्पा की बस्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच स्थित पाए जाते हैं। लगभग 2/3 बस्तियां सरस्वती बेसिन में हैं, जो इसके अत्यधिक महत्व दर्शाती हैं। 5 प्रमुख शहरों की पहचान की गई है और वे हैं राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और गनवेरीवाला। शेष विभिन्न श्रेणियां जैसे क्षेत्रीय केंद्र, कृषि, गांव, बंदरगाह और विनिर्माण केंद्र में है। ठीक है, अब हम आरंभ करते हैं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मध्यभान शैली से संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। हाल के पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदायों से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत देते हैं। शहरी चरण यानी कि परिपक्व हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास का परिणाम था। अब बात करते हैं निर्वाह के तरीके की। तो आपने मानचित्र 1 और 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में क्या क्या मिला है? गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं।
हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां शामिल है। पुरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों के द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे कि वराह, सुअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम ये नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। कृषि प्रौद्योगिकी, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मण मूर्तियां ये इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में शोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान से। शोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का, यहाँ पर देखो पक्की मिट्टी से बना एक वृषभ मिला है, ठीक है, कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात से मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। अब यहाँ पर चित्र दिया हुआ है धातु के औजारों का। क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? अब पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? तो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलता कठोर कंकीरे, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियां तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों के द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया और हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके, फर्दर एक्सपेंशन एट मोहनजोदड़ो 1937 से ये उद्धृत है, ठीक है। तो ये अवतल चक्की देख सकते हैं आप। पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैके खोजी गई वस्तुओं की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। क्या ये उपयोगिता नीति है? ये आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो का नक्शा बना हुआ है, ये देखो, पहले नक्शा देख लेते हैं, ठीक है।
तो नक्शे पर रोमन लिपि के अक्षर उन विविध पुराविदों के नामों का संकेत करते हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो के विविध क्षेत्रों में खुदाई करवाई है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो ये देखो निचला शहर था, डीकेजी ने उत्तरी हिस्सा खोजा है। यहाँ पे पुरास्थल 3 दिख रहा है आपको, ये डीकेजी ने उत्तरी हिस्सा खींचा। डीकेजी ने दक्षिणी हिस्सा, खाई, आभूषण, ब्लॉक, डीकेबी क्षेत्र, डीकेसी क्षेत्र और वीएसए क्षेत्र, वीएसबी क्षेत्र, मोनियर क्षेत्र, दुर्ग, पुरास्थल 2, एसडी क्षेत्र, आरईएम क्षेत्र, एल क्षेत्र, एसीसी क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती 2 भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण ये था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो। एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। अब यहाँ पर दिया है हड़प्पा की दुर्दशा के बारे में, उसको पहले पढ़ लेते हैं। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तक मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई और इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित है। तो भैया ये काम किया लोगों ने। अब आते हैं नालों का निर्माण। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप ये जान पाएंगे कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। अब बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए। ठीक है, दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा सभ्यता बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी और एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। तो नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से ये अब तक खोजी गई
सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी, जिससे ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी। ये पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर समानता निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। ठीक है। 1948 में जल निकास प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ठीक है। अब ये देखो, आंगन कहाँ है, 2 सीढ़ियां कहाँ है, आवास का प्रवेश द्वार कैसा लगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर कुछ बना हुआ है। चलो पहले अब हम पढ़ लेते हैं गृह स्थापत्य को। ठीक है, 2 नालों का निर्माण पढ़ लिया। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों के द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में एक बड़े आवास का सम्मति आरेखण है। कमरा नंबर 6 में एक कुआं था। तो भैया कमरा नंबर 6 का है, यहाँ पर एक कुआं था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, दुर्ग का नक्शा दिया हुआ है। ठीक है, तो दुर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय में पानी एक बड़े नाले में बह जाता था और इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी और इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। तो उससे पहले ये एक तांबे का दर्पण दिया हुआ है, सचित्र दिया हुआ है। तो अब हम सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन में शवाधान पढ़ेंगे पहले। ठीक है, चलिए शवाधान को शुरू करते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थीं, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक शवाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया
ये ठीक है गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थान पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृदभान तथा आभूषण मिले जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर, एक प्रकार का उपरत्न के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। अब यहाँ पर फ्यान से बना एक पात्र दिखा हुआ है, देखिए है ठीक है, फ्यान से बना। तो विलासिता की वस्तुओं की खोज सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी और विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फ्याँस यानी कि घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ कहलाता है फ्याँस। के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। तो फ्याँस के बारे में पता चल गया क्या होता है? घिसी हुई रेत या फिर बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ होता है फ्याँस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पहले ये संचय शब्द देख लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों के द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था, स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे कि तकलियाँ जो फ्याँस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं, क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती हैं। उदाहरण के लिए फ्याँस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। अब हम पढ़ेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो मानचित्र 1 में चन्हूदड़ो को चिन्हित कीजिए और मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, यानी कि चन्हूदड़ो की बात हो रही है। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्याँस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ देखो यहाँ नीचे क्या क्या दिया हुआ है।
ये है औजार और मनके, तो ये औजार है और ये है मनके, ठीक है। कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। अब ये क्या है, ये मिट्टी से बनी पुरातत्व वस्तुएं, मृदभांड, इनमें से कई पुरावस्तु दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। ये देखो इस तरह का है ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। मनके बनाने की तकनीकी में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी तो कुछ बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, ये प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों के द्वारा किए गए प्रयोगों ने ये दर्शाया है कि कार्नेलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही ये प्रक्रिया पूरी होती थी। चनहूदड़ों, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तुओं, जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं, के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहाँ से ये माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार ये भी संभव है कि चनहूदड़ों और लोथल से तैयार माल जैसे मनके मोहनजोदड़ो और हप्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये एक मर्ण मूर्ति बनी है, मर्ण मूर्ति है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद समानता निम्नलिखित को ढूंढते हैं। प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा और करकट, ठीक है। अब ये चित्र दिया हुआ है तांबे और कांसे के बर्तन का, ठीक है। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हप्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। अब पढ़ेंगे हम माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि ये सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे। सुदूर अफगानिस्तान में शोरतगुई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवंत मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल, जो कार्नेलियन गुजरात में भड़ौत, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात थे, और धातु राजस्थान से के स्रोतों के निकट स्थित था। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरा वस्तुएं
ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा जहां तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी, ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक मैप देखेंगे और ये मैप है हड़प्पा सभ्यता तथा पश्चिमी एशिया का। तो यहाँ पर अरब सागर देख सकते हो, नीचे लाल सागर है, इसी के पास रसाल जनेस करके कुछ है। फिर यहाँ साइड में आप लोथल देख सकते हो, ये भारत का एरिया है, इधर वाला ये भारत है। तो यहाँ पे लोथल है, मेलुआ है, हड़प्पा है, यहाँ सुतकांगे डोर है, यहाँ पे मगान है, दिलमुन है, शहर ए शोकटा, उरुक मेसोपोटामिया, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर ऊपर देख सकते हो, अल्पतिन डेपे, तुरान, शहर ए सोकटा, इस तरह से। अब सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। अब यहाँ पर एक चित्र है, ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्तबान। तो ये मर्तबान है जो कि ओमान में मिला हुआ है। ठीक है, हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। हमें ये नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है, ये देख सकते हैं, परंतु इस पर बना कुबड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। ठीक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय में हम देख रहे हैं। 3वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे, बाट, पासे तथा मनके शामिल हैं। इस संदर्भ में ये भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। ये लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्नेलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक ये बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजा प्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या ये नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा के नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज़ों और नावों के चित्रांकन भी पाते हैं। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो, है ना।
नाव के चित्र वाली मुहर दी हुई है यहाँ पर। और ये बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य ये है कि दिलमुन के स्थानीय बांट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर धौलावीरा से प्राप्त एक प्राचीन सूचना पट्ट के अक्षर है ये, ठीक है। और नीचे ये रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन है, ठीक। अब मुहरे और मुद्रांकन देखेंगे, मुहरे लिपि तथा बाँट में। पहले हम मुहरे और मुद्रांकन देखेंगे। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। एक रहस्यमय लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम और पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने ये सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से ये वर्णमाली, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक, लगभग 375 से 400 के बीच है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मुहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर ये संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना शुरू किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मुहरे, तांबे के औजार, मर्तबानों के अवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़े और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका ये अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? सोचिए। अब हम देखेंगे बांट। तो विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे और ये बांट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बांटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 160, 200, 320 और 640 थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बांटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। अब बात करते हैं प्राचीन सत्ता की। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही ले, जैसा कि मृदभांडों, मुहरों, बांटों और ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने ये भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकतानुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंट बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरे के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है और ये चित्र है एक पुरोहित राजा का, एक मूर्ति मिली है मतलब। अब प्रासाद तथा शासक। तो सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक
विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और ये नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी और ना ही ये जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। क्या सभी की सामाजिक स्थिति समान थी? दूसरे पुरातत्वविद ये मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और ये तर्क देते हैं कि एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा वासियों ने एक प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया था, क्योंकि उस समय में कुछ भवनों और सुविधाओं को लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया था। अब पढ़ेंगे सभ्यता के अंत को। तो हमने यहाँ पर पुरोहित राजा का चित्र देखा और इस वाले में एक मानचित्र है उत्तर हड़प्पा का क्षेत्र, जिसमें हम देखेंगे सावधान एच लिखा हुआ है, सिंधु नदी देख रहे हैं, स्वात है, यहाँ पर झूकर है, उत्तरवर्ती सिंसवल है, रंगपुर 2 BC है। ठीक है, तो इस तरह से है। अब सभ्यता का अंत। ऐसे साक्ष्य मिले जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बांटों, मुहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का हास्य हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। ये परिवर्तन कैसे हुए, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और या मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मुहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृदभांडों के लोप, मानकीकृत बांट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बांटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से नगर क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। स्रोत 3 में एक आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। तो डेडमैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वो बिंदु जहां एक गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। ये धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल ने ये मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 से उद्धृत किया।
1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। बहुत समय पश्चात 1947 में REM व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़ा। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया। ये दुर्ग कहाँ है या थे? पहले ये माना गया था कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों ने मानव परिदृश्य बदल दिया है। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियां की गई थी। ये सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? हो सकता है कि जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक हास्य ने इसे कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। ये मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का जनसंहार किया गया था। पारिस्थितिकी साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। ये IM व्हीलर हड़प्पा 1946 एशियन इंडिया जर्नल 1947 से उद्धत है। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाया। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थि पंजर एक ही काल से संबद्ध नहीं थे। हालांकि इनमें से 2 से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली वे इंगित करती हैं कि वे अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबद्ध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। DF डेल्स द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन 1964 में ये उद्धत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानी पूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। पुरास्थल हरियाणा के हिसार, इस संबंध में राखीगढ़ी पुरास्थल पर हाल ही में किए गए पुरातत्व आनुवंशिक अनुसंधान का उल्लेख करना आवश्यक है। ये पुरास्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और ये सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन शहर है। कौन सा? राखीगढ़ी, जो 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। हड़प्पा वासियों के आनुवंशिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए राखीगढ़ी में खुदाई से प्राप्त मानव कंकाल के अवशेषों से DNA निकाला गया था। ये शोध कार्य डेक्कन कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे के द्वारा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के सहयोग से किया गया था। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि हड़प्पा वासी इस क्षेत्र के मूल निवासी थे। हड़प्पा वासियों की आनुवंशिक जड़ें 10,000 ईसा पूर्व तक जाती हैं। हड़प्पा वासियों का DNA आज तक कायम है और दक्षिण एशियाई आबादी का अधिकांश हिस्सा उनके वंशज प्रतीत होते हैं। हड़प्पा वासियों के दूरदराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संपर्कों के कारण कम मात्रा में जीनों का मिश्रण हुआ। आनुवंशिक इतिहास के साथ साथ सांस्कृतिक इतिहास में बिना किसी रुकावट के निरंतरता का प्राप्त होना तथाकथित आर्यों के बड़े पैमाने पर आगमन के सिद्धांत को पूर्णतः गलत सिद्ध करता है। इस शोध में ये भी पता चलता है कि सीमावर्ती इलाकों और दूर दराज के इलाकों से आने वाले लोग भारतीय समाज में समाहित हो गए थे तथा किसी भी स्तर पर भारतीयों का आनुवंशिक इतिहास ना ही बाधित हुआ न खंडित हुआ। जैसे जैसे हड़प्पा वासी ईरान और मध्य एशिया की ओर बढ़ने लगे, उनके जीन में भी धीरे धीरे उन क्षेत्रों में फैलने लगे। शोधकर्ताओं की इस टीम ने हड़प्पा संस्कृति के लोगों की 3D आकृतियों का पुनर्निर्माण किया। हड़प्पा संस्कृति के स्त्री और पुरुषों के पुनर्निर्मित चेहरों का उल्लेखनीय रूप से हरियाणा की वर्तमान आबादी के चेहरों के साथ समानता है। अतः इस शोध में इस क्षेत्र में 5000 वर्षों की आनुवंशिक तथा सांस्कृतिक निरंतरता दिखाई देती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं से स्रोत मिले हैं। अब यहाँ राखीगढ़ी से प्राप्त हड़प्पा कालीन कंकाल अवशेष
इस कंकाल से डीएनए निकाला गया था और हड़प्पा के पुरुष और स्त्री के क्रमशः 3D चेहरे की विशेषताओं का पुनर्निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हो। आगे बढ़े। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज पे। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्र शताब्दियों बाद रहना शुरू किया तब वे ये नहीं समझ पाए कि बाढ़ और मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। अब कनिंघम का भ्रम के बारे में बात करते हैं। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन शुरू किया तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों यानी कि साहित्य तथा अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तथा इसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों को पहचानने के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन और अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसा पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थीं और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी वो समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यही मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। ठीक है, उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। पुरास्थल, टीले और स्तर देख लेते हैं। तो पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों से मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है और ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। समान तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरावस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबद्ध किया जा सकता है जिससे एक पुरास्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबद्ध थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद हैं राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से भी खोज निकाली जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों
खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की, जैसा कि एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं। मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थल में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरों जैसी पर तब तक पहचानी नहीं जा सकी मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वो मेसोपोटामिया के समकालीन थी। ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान और क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। ये एक टीले का स्तर विन्यास है। ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि ये स्तर सदैव क्षैतिज नहीं है। ठीक है। मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका ये अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। नई तकनीकें तथा प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने I.E.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान के बनने के पश्चात प्रमुख ज्ञात पुरास्थल जो अब पाकिस्तान में स्थित है, इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आईं तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में हुई धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण और उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य है जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती है। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे पत्थर, पकी मिट्टी तथा धातु। ये भी याद रखना जरूरी है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी, अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्री की जाती थी। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। अन्य शब्दों में कुछ चीजें प्रारूपिक के बजाय
संयोगिक होती हैं। खोजों का वर्गीकरण। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ पात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक समान सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को ये तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है या कुछ आभूषण है या फिर दोनों अथवा आनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वो मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या फिर भट्टी में। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों में कपास के टुकड़े मिले, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वो मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में। अब आते हैं व्याख्या की समस्याएं। तो पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं तो जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थीं। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मणि मूर्तियां, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल हैं। इन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखा बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को आनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इनमें विशाल स्नानागार, कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित हैं। मुहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया। कुछ अन्य, जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मुहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मुहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठाया दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है को आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि ये नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती हैं, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में ये अधिक संदिग्ध रहती हैं। उदाहरण के लिए आइए हम आदिशिव मुहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित है में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। पहली शताब्दी ईस्वी में अध्याय 4 में हम इसे देखेंगे। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति, सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी, और ना ही एक योगी के रूप में दिखाया गया। दूसरे शब्दों में ये चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। फिर क्या यह कोई शमन था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया? इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि है? तो ये इसको छोड़ देते हैं, या पढ़ लेते हैं हम। इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि है? हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए और सभ्यता की कार्यप्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बड़ी है।
सच में ये स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक आनुष्ठानिक संरचना थी? साक्षरता कितनी व्यापक थी? हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती हैं? स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित हैं। क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थी या फिर केवल उन्हें रगने का काम करती थी जैसे कि आजकल? दूसरे शिल्पकर्मियों के क्या कार्य थे? नारी मणिमूर्तियों का क्या उपयोग था? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किया और ये भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। हड़प्पा और वैदिक लोगों के बीच संबंधों पर और अधिक शोध की ज़रूरत है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि हड़प्पा वासी ही वैदिक लोग थे। हाँ, और ये देखो क्या है, सबसे आरंभिक उत्खननों में से मुहरे और लिंग, ठीक है। एक मैके इन पत्थरों के विषय में ये कहते हैं कि लाजवर्द मणि, जैस्पर, चालसेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तरासे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना गया। दूसरी तरफ ये भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था, अर्नेस्ट मैके ने बताया, ठीक है। ये है एक पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी। अब यहाँ पे काल रेखा है, आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड। तो 20 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व निम्न पुरापाषाण आता है, 80,000 में मध्य पुरापाषाण, 35,000 उच्च पुरापाषाण, 12,000 मध्य पाषाण, 10,000 नवपाषाण आरंभिक कृषक तथा पशुपालक आते हैं, 6,000 में ताम्रपाषाण, तांबे का पहली बार प्रयोग हुआ, 2600 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता आई, 1000 ईसा पूर्व में आरंभिक लौहकाल महापाषाण समाधान आया, 600 से 400 ईसा पूर्व में आरंभिक ऐतिहासिक काल। सभी तिथियां अनुमानित है। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में हुए विकास की प्रक्रिया में व्यापक विविधताएं हैं और यहाँ दी गई तिथियां हर चरण के प्राचीनतम साक्ष्य को इंगित करती हैं। अब काल रेखा 2 देखेंगे, हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। 19वीं शताब्दी 1875 हड़प्पाई मुहर पर कलिंगम की रिपोर्ट आई। 20वीं शताब्दी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ। 1922 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन का प्रारंभ हुआ। 1946 में व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन हुआ। 1955 में SR राव के द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ हुआ। 1960 में बीबी लाल BK थापर के नेतृत्व में कलिबंगन में उत्खनन हुआ। 1974 में MR मुगल और बहावलपुर में अन्वेषण का आरंभ हुआ। 1980 में जर्मन इतावली संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ हुआ। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ। 1990 में RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खननों का आरंभ हुआ। 1997 में अमरेंद्र नाथ ने राखीगढ़ी में खुदाई शुरू करी। 2013 में बसंत सिंधे ने राखीगढ़ी में पुरातत्व आनुवांशिक अनुसंधान शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तर दीजिए। तो ये क्या एक चित्र है, ये एक हड़प्पाई समाधान है, आप देख सकते हो, जिसमें बर्तन वगैरह भी दिए हुए हैं। ये एक हड़प्पाई समाधान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। हमने क्या क्या चीज़ें छोड़ दी हम वो देते, जो हमने समाधान देख लिया, ये सारा हमने देख लिया है। ये खिलौना गाड़ी हमने देख ली, मुहरे लिंग देख लिया। अच्छा, ये एक आदि शिव मुहर है, देखो इसमें ना ऐसे पालथी मार के बैठे हुए हैं, वो दिया। लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है, ठीक है। और यह एक मातृ देवी थी, ठीक है। तो ये मूर्ति आप देख सकते हो। और
ये पढ़ लेते हैं हड़प्पा में व्हीलर। आरंभिक पुरातत्वविद कई बार साहस की भावना से काम करते थे। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में लिखा कि मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की तांगे की सवारी कर मैं प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी से अवलोकित थे के समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचा। अपने चिंतित सहकर्मी की इस चेतावनी की कि हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे शुरू कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, इस जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, के बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की बीहड़ से अनगिनत चियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज के बीच हम सोने चले गए। अगली सुबह ठीक 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना शुरू किया। 10 मिनट के भीतर ही मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगा। 6 घंटे बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारीगण तथा मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदालियों और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी ना समझ ले। तो ये चीज़, तो यहाँ पर हमारा लेसन हो जाता है फिनिश। तो हमने आज पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी बड़ा था, लेकिन हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, एक दिन में एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे क्योंकि समय नहीं है ज़्यादा, तो आराम से हम नहीं पढ़ सकते हैं अब। और एसएसटी वालों का एग्ज़ाम तो जनवरी में है, लेकिन बाकी लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में ही है। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल था ये पूरा का पूरा, और बहुत सारी जानकारी इसमें मिली। बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की ये बुक दी हुई है, जिसमें हमने आज हड़प्पा सभ्यता को पूरा फिनिश किया, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो ईंट मन के अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता को हमने पूरी तरह से देख लिया, फिर यहाँ पे धर्म वगैरह सब देख लिया। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, छोटा छोटा लिख देती हूँ। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट चैप्टर पे। 3 बुक्स हैं तो ख़त्म तो करना ही है फटाफट। तो अब इस बुक का हम सेकंड चैप्टर कल करेंगे। ठीक है, तब तक के पढ़ते रहिए। बाय बाय।